गैमी थे, ऑटोगैमी, जेनोगैमी और जेटोनोगैमी, तीनों का प्रॉपर्टी वॉच हम लोग कर चुके थे, है ना। यानी पॉलिनेशन का एक पार्ट हम लोग ओवर किए थे, पॉलिनेशन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड, यानी किस तरीके से ये ऑपरेट कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोग इसे क्लासिफाई कर चुके थे, और ये था 3 टाइप्स। दिस पार्ट इज ओवर। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स, क्योंकि जो भी टाइप्स हैं पॉलिनेशन के वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट है, एजेंट के ऊपर, यानी वो एजेंसी जो कि पॉलिनेशन करके देखा। और ये हम लोग सब डिवाइड करते हैं 2 टाइप से, एक होता है नेचुरल और दूसरा हम लोग बताए थे कि आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में फिर हम लोग देखे थे 2 पार्ट है, एक था बाय एबायोटिक एजेंट्स, जो नॉन लिविंग एजेंट्स है उनके द्वारा, और दूसरा था बाय बायोटिक एजेंट्स, और ये तो आर्टिफिशियल यानी मैन मीडिएटेड। यहां थोड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनेगा। एबायोटिक एजेंट में इसमें पहला आएगा एयर और दूसरा आएगा वाटर, ठीक है। अब देखिए एक टर्म है द पॉलिनेशन डन बाय एयर इज कॉल्ड एनेमोफिली, और वाटर, द पॉलिनेशन डन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, ठीक है। अब बायोटिक एजेंट्स, इसमें हम लोग एक लेते हैं इंसेक्ट्स, ये मेजर पॉलिनेटर्स में है इंसेक्ट्स। एक आता है इसमें बर्ड्स, एक आता है बैट, अदर एनिमल्स। तो नाम से ही समझ गए कि बायोटिक एजेंट में कौन हो गए, जाहिर सी बात है प्लांट्स तो होंगे नहीं, क्योंकि इनमें मोटिलिटी नहीं होती, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, तो जो जाते हैं वही करेंगे। और ये कौन होंगे, मेजॉरिटी में इधर उधर भटकने वाले इंसेक्ट्स, देन द बर्ड्स, दे आर वेरी मच, है ना, फ्री मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ द बैट्स, ये एक मैमल है लेकिन ये भी पेड़ पे ही रहता है, और बाकी जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आता है बाकी सारे एनिमल्स मिलके उस कंट्रीब्यूशन को पूरा करते हैं। इस तरीके से जो अदर एजेंट्स हैं उनमें आएंगे जो आई मीन बायोटिक एजेंट्स हैं। अब फिर यहाँ पे एक टर्म्स है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन अगर होता है, इफ डन बाय, अगर इंसेक्ट्स होगा जो कि है, ये कहलाएगा एंटेमोफिली, बिकॉज आप जान के रखिए एंटेमोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगर ये बर्ड्स द्वारा होगा, अगर बर्ड्स है
ये कहलाएगा ऑर्निथोफिली। बिकॉज फिर से जान के लिखिए, ऑर्निथोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। इसी तरह से बैट का है, अगर बैट पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं तो ये कहलाएगा चिरेप्टोफिली एटसेट्रा। ऐसे ऐसे सबके नाम है, यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए, जितने तरह के पॉलिनेशंस हैं यानी एजेंट्स हैं, उन एजेंट्स के मुताबिक, अच्छा ये सोचिए, जैसे अगर किसी प्लांट में एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, कोई ना कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए ताकि एयर से ही वो स्पेसिफिकली पॉलिनेट हो पाए। ठीक है, तो हर एक जो एजेंट है उस एजेंट के थ्रू काम करवाने के लिए उसको उस लायक बनना पड़ेगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम करवाना है और आपका काम करेंगे कोई बहुत बड़े ऑफिसर, तो कोई बहुत बड़े ऑफिसर आपकी क्यों सुनेंगे? तभी सुनेंगे ना जब आप उसके योग्य होंगे। तो योग्यता लाने के लिए क्या करना होगा? वेल इन्फॉर्म्ड होना होगा, है ना, कर्टियस होना होगा, अपना केस अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं, वो समझ पाए आपको, तब आपका जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको बहुत ही लो लेवल के, जैसे मान लेते हैं कि कोई क्या कहते हैं फॉर्म भरना है, कुछ चालान भरना है एटसेट्रा, तो उसके लिए आपको फिर उतने हाईली एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपको क्या करवाना है और सीधे जाके उसको बोलेंगे, वो आपका काम कर देगा। कहने का मतलब है कि हम जिस एजेंट के थ्रू जो काम करना चाह रहे हैं, राइट, या जो एजेंसी है जो हमारा काम फुलफिल करेगी, हमको उसके लायक बनना पड़ेगा, वो हमारे लायक नहीं बनेगी। गॉट इट? उसी तरह से अगर किसी को एयर के थ्रू पॉलिनेशन कराना है तो प्लांट में वो एडेप्टेशन होना चाहिए, वो प्रॉपर्टीज दिखनी चाहिए जिससे कि प्लांट का एयर से पॉलिनेशन हो सके, आसान हो। से फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे प्लांट्स है ना जिनके स्टिग्मा बहुत छुपे हुए हैं, हाईली एक्सपोज्ड नहीं है, अब एयर तो अंदर ने घुस नहीं ना जाएगा पूरी तरीके से जब तक कि बहुत जबरदस्त एयर ब्लो ना हो। ठीक है, ऐसे एयर तो हर जगह एंटर करता है, लेकिन विथ फोर्स एयर में तैरने वाला चीज बहुत अंतर तब पेनिट्रेट करेगा जब काफी फोर्सफुल एयर बहेगा। हर वक्त ऐसा होता नहीं है ना। नॉर्मल एयर जो स्लो ब्रीज जिसे कहते हैं वो जब बह रहा है, उसमें जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं उसको वो तो ट्रैप नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका स्टिग्मा एक्सपोज नहीं है ना। तो ये अडेप्टेशन उसको एयर के द्वारा पॉलिनेशन के लायक बनाएगा क्या? क्या वो एनेमोफिली हो पाएगा? जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं नाम एनेमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय एयर, क्या वो अच्छा एडेप्टेड है एनेमोफिली के लिए? नहीं। और वो डिपेंड कर रहा है एयर से ही पॉलिनेशन का, तो उसका तो सारा अरेंजमेंट बेकार हो जाएगा। और बाय द टाइम जब एयर मान लेते कुछ पॉलन ग्रेन्स लेकर भी आया, तब तक हो सकता है उसका पिस्टल डिजेनरेट कर जाए, क्योंकि फ्लावर का लाइफ भी तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, उसके बाद वो डिजेनरेट कर जाता है। अगर मान लेते कोई फ्लावर है, खिला हुआ है, फुल ब्लूम कर गया और उसको हम प्लक ना करें, देखना चाहें कि कितने दिन तक पौधे पे या पेड़ पे लगा हुआ रहता है, आप देखिएगा हार्डली 3 to 4 days। अगर उसका पॉलिनेशन नहीं हुआ तो वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। जैसे पत्तियां हैं, उसका एक लाइफ है, जैसे वो येलोइश होगा वो शेड डाउन हो जाता है। उसी तरह फ्लावर जब फुल ब्लूम हो गया तो बहुत लंबे समय तो वो एज इट इज प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसके बाद क्या होगा? वो मुरझा जाएगा, होता है ना। तो इसीलिए पॉलिनेशन अगर उसको एनोफिलिक करना है तो इट मस्ट हैव सम एडेप्टेशंस की एयर के द्वारा बड़े आसानी से इसमें पॉलिनेशन हो सके, यानी पॉलन ग्रेन जो एयर के द्वारा आ रहा है वो उसके स्टिग्मा तक रीच आउट करे, राइट। इसीलिए हम लोग को देखना होगा इसमें क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं इनमें।
तो 10th लेवल से यहाँ पे आपको और ज्यादा नॉलेज एनहांसमेंट किया जा रहा है। 10th लेवल तक में यही बोला जाता है। पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, ये बताते हैं। एक होता है कैसा? सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में कहते हैं कि अपना ही प्लांट का फ्लावर या अपने ही प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है उसका, अपने ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन या अपने प्लांट का दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर अपने स्टिग्मा पे आ जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? दूसरे किसी प्लांट के फ्लावर, मतलब उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन उस तक पहुंचे, उसके स्टिग्मा तक, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यही कहते थे। यहाँ पे उनके इंपॉर्टेंस और उनके प्रोसेस मेथड्स वो कैसे अडेप्ट किए जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट किए जाते हैं, ये सारी चीजें देखें। जो 3 एग्जाम्पल कल देखे थे हम लोग, कौन कौन था? एक था, बोलिए, ऑक्जेलियस, और एक कॉमेलिना, और एक वियोला। और इनमें हम लोग कैसा देखे थे? 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक था चैस्मोगैमस, एक था क्लेस्टोगैमस, है ना। तो इतने डिटेल्स इसमें आ रहे हैं। अब देखिए एडेप्टेशंस इन द फ्लावर्स फॉर एनोमोफिली। नंबर 1, फॉर द पॉलेंस। जो प्लांट पॉलिनेशन एयर के थ्रू करेगा उनमें पॉलन ग्रेन्स और उनके स्टिग्मा दोनों में एडेप्टेशन होने चाहिए, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी ये चीज अचीव होगा। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या दिखेगा ऐसे पॉलेंस में? दे आर वेरी स्मॉल इन साइज and lightweight, so that they can suspend in air easily। इसका मतलब हो गया कि ये हल्के होने चाहिए, है ना, और छोटे होने चाहिए। दोनों ही चीज इसको एडेप्टेड बनाएगा हवा में लंबे समय तक तैरने के लिए। जैसे सब कुछ छोटे बचपन में, है ना, हवाई जहाज उड़ा है पीस से पन्ना फाड़ के, तो जो बड़े पन्ने का बनाता है और वो मोटा पन्ना होता है, हवाई जहाज उड़ पाता है उसका? नहीं उड़ता है। हल्का पन्ना होना चाहिए, और जो जितना छोटा बनाता है वो उतने लंबे तक गोता लगा लगा के उड़ उड़ के गिरता है, होता है ना। देखें तो लॉजिक वही है, एक तो वेट कम होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए, तो इसको एयर में लंबे समय तक सस्पेंडेड रहने का पॉसिबिलिटी मिलता है। क्या आप सोच सकते हैं अगर लंबे समय तक सस्पेंडेड रहेगा तो इससे बेनिफिट क्या होगा? पॉलिनेशन के चांसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन कैसे, हाउ? एक आया जवाब कि ये ज्यादा दूर तक जा सकता है और ये उसी में जुड़ेगा। ऐसा करने से उसे बेनिफिट क्या मिल रहा है पॉलन ग्रेन को? इट कैन ट्रेवल लॉन्गर, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, व्हाट एल्स? इट कैन बी सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्गर। ये हवा में लंबे समय तक झूला हुआ रह सकता है। सोचिए, यहां देखिए, मान लेते हैं एक फ्लावर यहां है, ठीक है, और एक फ्लावर यहां है, दोनों के बीच में 2 किलोमीटर की दूरी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, हम मान के चलते हैं जेनोगैमी हो रहा है, दोनों सेम स्पीसीज के हैं। अब ये करना चाह रहा है एनेमोफिली। तो इसने जो पॉलन शेड किए, अगर ये लाइट वेट नहीं होगा तो क्या होगा? थोड़ी दूर जाने के बाद धड़ाम से गिर जाएगा। तो आपको लगता है ये 2 किलोमीटर ट्रेवल कर पाएगा? वेट होगा तो
2 किलोमीटर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। जो आप बोले कि ये हल्का होगा, लाइट वेट होगा, तो लंबी दूरी तय कर पाएगा। तो हाई मतलब ओवरवेट पॉलेंस ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। तो दूर दराज में जो फ्लावर्स हैं, जो उसके स्पीसीज के प्लांट्स हैं, उन तक तो इनका रीच नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए इसे लाइट वेट होना चाहिए। दूसरा, अगर ये लाइट वेट होगा तो हवा में लंबे समय तक टंगा हुआ रहेगा, आसानी से वो सस्पेंड रहेगा और नीचे डिपॉजिट नहीं होगा, सेटल नहीं करेगा। इसलिए क्या होगा, जब भी थोड़ा बहुत हल्का भी एयर ब्लो हुआ तो हवा के साथ वो दूर दूर तक जा सकता है। इसको आप इमेजिन ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप नदी का पानी लिए, तो नदी के पानी को जैसे ही आप किसी साफ सुथरे एकदम ट्रांसपेरेंट बहुत ही साफ ग्लास में रखते हैं, शीशे के ग्लास में, है ना, तो देखिएगा पूरा मटमैला पानी दिख रहा है, ठीक। अब उसको 1 घंटे बाद देखिए तो भी पानी में बहुत ज्यादा असर नहीं, वैसे ही मटमैलापन रहेगा। उसको 24 घंटा के बाद देखिए, तब आपको लगेगा जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स थे, मिट्टी का कण सब था, वो बहुत हद तक नीचे आ गया है, ऊपर का पानी साफ आपको नजर आ रहा है। बहुत हद तक ऐसा होगा। जब आप 2-3 दिन छोड़ दीजिएगा तब आपको लगेगा सारा का सारा मटेरियल जो था उसमें सस्पेंडेड, वो जाके नीचे सेटल किया और ऊपर की ओर आपको साफ पानी दिख रहा है। मतलब बॉटम में आपको वो सेटल्ड मटेरियल मिलेंगे, ऊपर की तरफ आपको साफ पानी दिखेगा। फिर भी अगर बहुत गौर से देखिएगा, एकदम तेज लाइट उस पर गिराइएगा, तो भी आपको लगेगा जैसे कुछ कण अभी भी उसमें तैर रहे हैं, है ना। तो वो उतने लंबे समय तक इस मीडियम में क्यों सस्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि इसका इफेक्टिव वेट इतना कम है कि ग्रेविटेशन पुल से बहुत ज्यादा इस पर असर नहीं पड़ रहा है, और वो उसमें अभी भी वाटर में सस्पेंड किए हुए, है ना। जो हेवी पार्टिकल्स है वो तो 24 घंटे के अंदर अंदर नीचे सेटल कर गए, लेकिन जो और लाइट वेट पार्टिकल्स थे वो अभी भी टंगे हुए हैं। उसी तरीके से आप यहां देख सकते हैं, जब ये पॉलन ग्रेन्स एक्सट्रीमली लाइट वेट होंगे तो एयर में जहां 10 मिनट में सेटल कर जाता, कम से कम 3-4 घंटे तक रह पाएगा टंगा हुआ। और इस स्थिति में जब तेज एयर ब्लो होगा तो दूर दूर के एरिया तक ये जा सकता है। तो जो प्लांट्स इस पे डिपेंड करते हैं, एयर पे डिपेंड करते हैं, उनके पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाए, राइट। तो हम लोग यही चीज यहां पे इंक्लूड करेंगे, ये मिटाएं। Can suspend in air easily, so the pollens can travel longer distance, so the pollens can remain suspended for longer duration of time. These increase the possibility of the pollens to do pollination सक्सेसफुल। ये क्या कर सकते हैं? पॉलन ग्रेन्स के पॉलिनेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए दूसरा एडेप्टेशन क्या इसमें पाया जाता है, दे आर आइदर फाउंड टू बी स्टिकी और spiny at their
आउटर सरफेस। पॉलन ग्रेन का आउटर सरफेस क्या कहलाता है और इनर सरफेस? हिंट दे देते हैं, वो चीज बनता है स्पोरोपॉलिनिन से, उसे क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए, नहीं सुन पाए। स्पोरोपॉलिनिन वो तो हो गया मटेरियल, पर वो सरफेस क्या कहलाता है? दो सतह होता है ना। क्या हुआ? अच्छा जरा बताइए तो, ओब्यूल के दो ऊपर में सरफेसेस रहते हैं प्रोटेक्टिंग लेयर्स, उन्हें क्या कहते हैं? जिनके डिसकंटिन्यूएशन के वजह से वहां पे माइक्रोपाइलर एंड बनता है, उसे क्या कहते हैं? पढ़ाई लिखाई छोड़ के रखे हुए हैं क्या? रुकी रुकी रुकी, सिचुएशन। ये बात कहां से रेफरेंस में आया? इसका आउटर लेयर जिसके बारे में कहना चाह रहे थे, ये स्पोरोपॉलिनिन का बना है। ये क्या चीज है? एक्साइन। तो ये जो एक्साइन है वो कैसा होगा? जब एनिमोफिली है तो या तो स्टिकी होंगे या स्पाइनी होंगे। स्पाइनी यानी कांटेदार, जो कि जाए और कहीं पे चुभ जाए। होता है ना, जैसे हम लोग कई बार घास के बीच में से चल रहे होते हैं, पैंट के नीचे की तरफ है ना, मोड़ी के साइड में या मोजे में या शूज में बहुत बार देखिएगा कुछ कुछ लगा हुआ रह जाता है, और गलती से अगर ठीक से नहीं साफ किए तो हाथ में चुभ जाता है। दोज आर व्हाट? दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये क्लिंग करते हैं, वहां पे अटक जाते हैं। अटकने से क्या होगा? मान लेते हैं एयर ब्लो के साथ वो स्टिग्मा को जस्ट ब्रश करके जा रहा है, उसको टच करके जा रहा है, तो इस तरह का एडेप्टेशन अगर उसमें रहेगा, उसके या तो स्टिकी सरफेस हो या इस तरह से स्पाइनी हो, क्लिंगिंग मतलब एडेप्टेशन है, तो जस्ट टच करके जाएगा और वहीं टिक जाएगा स्टिग्मा पे। और यही तो चाहिए। ऐसा नहीं हो कोई स्टिग्मा को टच करके जाए और हवा के बहाव के चलते वो वहां से मूव आउट कर जाए, फिर तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना। तो उसे अपने जगह पे रुकना भी होगा, एंड फॉर दैट ज्यादातर केस में देखा जाता है या तो उसमें स्टिकीनेस होता है या फिर उसमें स्पाइनिक सरफेसेस होते हैं जो उसमें क्लिंगिंग एबिलिटी देता है, जिसमें क्या कहेंगे? दीज एनाबल द pollens to stick or cling at the surfaces of stigma। तो ये तो थी किसके लिए? पॉलन के रिलेटेड बातें। अब ताली एक हाथ से तो बजेगा नहीं, दूसरा हाथ भी चाहिए। तो दूसरा पार्ट कौन है, पार्टनर कौन है? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा में भी एडेप्टेशन दिखता है फॉर द स्टिग्मा, जिस पर ये लैंड अप होंगे। तो एनिमोफिलिक फ्लावर्स के स्टिग्मा कैसे होंगे? द स्टिग्मा यूजुअली हैव वेरी लॉन्ग स्टाइल so that they remain widely exposed in air, ताकि ये हवा में ज्यादा, है ना, एक्सपोज रह सके। तो जितना ज्यादा एयर में एक्सपोज रहेगा, एयर के कांटेक्ट में उतना आने की संभावना होगी, और उसी वजह से इन तक पॉलन ग्रेन्स के, है ना, लैंड अप होने के चांसेस बढ़ेंगे। दे remain usually floating in air।
हवा में ज्यादातर ये फ्लोट करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुल के निकल जाएगा। मतलब अपने सरफेस के साथ जो थैलेमस है, थैलेमस से अटैच्ड है, और जो एक्सट्रीम सरफेस है, जो स्टिग्मा है, वो हवा में लहराता हुआ रहेगा ज्यादातर। दिस enables them to receive pollens at higher probability। इन तक पॉलन के पहुंचने की प्रोबेबिलिटी को ये एडेप्टेशन बढ़ा देता है। और एक चीज है, दे हैव ब्रॉड स्टिग्मा टू इंक्रीज surface of landing for the pollens। पॉलेंस के लैंड अप होने के सरफेस को ये बढ़ा देता है ताकि स्टिग्मा इसका वाइड रह सके। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल द मेज फ्लावर या कॉब कह लीजिए। इससे जो बाल जैसा रहता है, व्हाइट व्हाइट निकला हुआ रहता है, वो दरअसल उसके स्टाइल है, और उसका जो मतलब टिप एरिया है, टॉप पोर्शन है, वो उसका स्टिग्मा होता है। तो देखते हैं हवा में ये कितना लहराता रहता है। बुक में, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, उसका अच्छा सा इमेज भी दिया है, और उससे आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्यों ऐसा रहता है। यहां तक नोट कीजिए। तो देखिएगा, एनोमोफिली में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसा है, आपको क्या लगता है एनोमोफिली कैसे प्लांट्स में दिखाई पड़ेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स में या टेरेस्ट्रियल? दो ही जगह तो प्लांट हो ही सकता है, ये तो एक्वेटिक होगा या टेरेस्ट्रियल होगा। बोलिए। टेरेस्ट्रियल में। एक्वेटिक प्लांट्स करने का मतलब हम लोग यहाँ पे जो चीज देख रहे हैं वो किसके लिए बोल रहे हैं? सारा चीज एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना? हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। तो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स और दूसरे तरह के एंजियोस्पर्म है टेरेस्ट्रियल एंजियोस्पर्म। इन दोनों में आप क्या पाते हैं या आप क्या सोचते हैं? कोई भी यही सोचेगा कि जो टेरेस्ट्रियल एंजियोस्पर्म्स है उनमें सबसे ज्यादा एयर पॉलिनेशन होता होगा। एक्वेटिक प्लांट्स में वो तो पानी में है, पानी से ही हो जाएगा। पर ऑन द कॉन्ट्रेरी है क्या? पानी में पाए जाने वाले मैक्सिमम 30 से 35 स्पीसीज हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के, जो कि वाटर पॉलिनेशन करते हैं। बाकी एक्वेटिक प्लांट्स अधिकतर, यानी अधिकतर क्या, बाकी जितने बचे एक्वेटिक प्लांट्स के स्पीसीज, वो एयर पॉलिनेशन पे डिपेंड करता है। मतलब एयर पॉलिनेशन को भी प्रेफरेंस देता है, वाटर पॉलिनेशन की ओर नहीं जाता है। हाइड्रोफिली है ना, हाइड्रोफिली को फेवर नहीं करते, एनेमोफिली की तरफ आते हैं। अदर एजेंट्स भी हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल के द्वारा भी उनका पॉलिनेशन होता है, पर हाइड्रोफिली पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब हाइड्रोफिली करते ही नहीं। बड़ी स्ट्रेंज बात है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां देंगे। देयर आर a number of angiosperms of terrestrial
origin, doing, anemophily, along with many aquatic एंजियोस्पर्म्स। मतलब बीच की पहुंच देख लीजिए कहां कहां तक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इसे एयर के थ्रू ही पॉलिनेशन कराना है, आप नीचे, जब इन्हें एयर के थ्रू ही पॉलिनेशन कराना है तो इसे नेक्टर रखने का, कलरफुल होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्टर और कलरफुल होना किसके लिए होता है? जब आप किसी को, है ना, खुश करना चाहते हैं तब, यानी इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, इन्हें जब खुश करना होगा तब ये मटेरियल्स रखे जाएंगे। ये तो इननेट है, इनसे से कोई मतलब नहीं। इसीलिए जो ट्रूली एनोमोफिलिक प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स में ना किसी तरह का अट्रैक्टिव कलर होगा, जरूरत ही नहीं है, ना इसमें बेहतरीन फ्रेग्रेंस होगा, राइट। तो नेक्टर का होने का सवाल इसमें नहीं होता है, क्योंकि उसको फॉर्म करने में, प्रिपेयर करने में एनर्जी लगता है, खर्च होता है। Why it should invest itself on those works which are not needed for एनोमोफिलिक? That is why they are not doing this. तो अगला चीज जो हम लोग को दिखेगा, द ट्रूली यानी डेडिकेटेड, ट्रूली एनेमोफिलिक एंजियोस्पर्म्स, the truly anemophilic angiosperms don't develop colorful and fragrant flowers because they यानी कलर और फ्रेग्रेंस, बिकॉज दे यानी कलर एंड फ्रेग्रेंस डोंट प्ले एनी रोल फॉर एनिमोफिली। इसलिए अपना एनर्जी सेव करता है और यूजफुल मटेरियल्स को दूसरे काम में यूज करता है, इनको प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, बाकी जैसे क्वेश्चंस आप बनाएंगे उसमें और भी चीज निकल कर आएगा। अब आते हैं हाइड्रोफिली। यहां एक क्वेश्चन लाते हैं, मान लेते हैं कि कोई प्लांट ऐसा है जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होता है, ठीक है, और वो टेरेस्ट्रियल है, क्या उसमें एनोमोफिली के चांसेस होंगे? हाँ या ना? अगर वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, क्या उसमें चांसेस होंगे? होगा या नहीं होगा? होंगे। लेकिन जो एनेमोफिलिक हैं, क्या उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन के चांसेस हैं? नहीं। इंसेक्ट क्यों जाएगा? ना उसमें कलर है, ना उसमें फ्रेग्रेंस है, ना उसमें नेक्टर है जो वो फूड की तरह इस्तेमाल कर सकता है ही नहीं, काय को जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये देखिए, एनिमोफिली यानी एयर पॉलिनेशन कितना बिगर एस्पेक्ट लगता है। जो डेडिकेटेड एनिमोफिलिक प्लांट्स हैं उनका तो एयर पॉलिनेशन हो ही सकता है, होगा ही, उन्हीं से होगा, प्लस जो अदर एजेंट्स को यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम एक्वेटिक, जो हाइड्रोफिली शो करता है उसमें नहीं हो, क्योंकि आगे आप देखेंगे हाइड्रोफिलिक प्लांट्स में उनके फ्लावर कैसे होते हैं, जहां एयर का घुसपैठ नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जितने दूसरे एजेंट को यूज करने वाले प्लांट्स हैं उनमें एटलीस्ट 1% चांस तो जरूर होगा एनिमोफिली का।
लेकिन जो एनेमोफिलिक प्लांट्स हैं डेडिकेटेड, उनमें दूसरे एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन के चांसेस हार्डली बनते हैं, शायद ही बने, यूजुअली 0 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप लिख सकते हैं, नोटेड बाई। एक्सेप्ट हाइड्रोफिली प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स, एनेमोफिली can be performed by other plants using animals as their pollinating agents। जो वाटर डिपेंडेंट पॉलिनेशन करते हैं उनको छोड़ के जितने भी दूसरे एनिमल को एम्प्लॉय करने वाले प्लांट्स हैं उनमें एनिमोफिली हो सकता है, बट नॉन एनेमोफिलिक नॉन नहीं, बट डेडिकेटेड, ऐसे कर दीजिए, डेडिकेटेड एनेमोफिलिक plants have almost nil possibility of pollination by the other agents। लेकिन जो डेडिकेटेड एनेमोफिलिक प्लांट्स हैं जो एयर पॉलिनेशन पे डिपेंडेंट हैं उनके द्वारा दूसरे एजेंट्स को एम्प्लॉय कर जाने की पॉसिबिलिटी न के बराबर। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोफिली में। तो एजेंट कौन होगा? वाटर। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन वाटर। एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ज़ोस्टेरा, इसे सी ग्रास कहते हैं, हाइड्रिला, वेलिसनारिया, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, किसके लिए? हाइड्रोफिली के। अब इनमें देखिए 2 मेथड होता है, देयर आर 2 मेथड्स of hydrophily on the basis of its operation। यहां ऑपरेशन मतलब चीर फाड़ नहीं है, काम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। यहां तक नोट कीजिए। चलिए, तो 3 हमारे पास एग्जांपल्स हैं और
ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बुक देयर आर टू मेथड्स ऑफ अचीविंग हाइड्रोफिली। ओके, जिन जगहों पे आपको स्ट्रेस दिया जा रहा है समझ के रखिए कि यही वो जगह है जहां से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसलिए इन जगहों को, इन एग्जाम्पल्स को कभी भी गलती से भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा, पढ़े हुआ चीज आप लोग का गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जहां पे क्लास में आपको स्ट्रेस दिया जा रहा है वहां पे तो दीजिएगा ही, अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, जो चीज नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा, अदरवाइज अपना उसका बेटर नोट्स में यूज कीजिएगा। अब देखिए मेथड 1, द स्टिग्मा इज सबमर्ज्ड, डूबा हुआ है, submerged in water but present at the water surface। एट मत कहिए, जस्ट कर दीजिए, जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, मतलब डूबा हुआ है लेकिन सरफेस पे ठीक नीचे है, पानी के सतह के ठीक नीचे। ठीक है, ये कंडीशन 1 है। तो ऐसे में क्या होगा, द पॉलेंस आर शेड इन वाटर and they swim with the, या ऐसे कहिए, स्विम यहां लिखने का मतलब हो जाएगा कि ये तैर रहे हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। एंड आर ऐसे कर दीजिए, ज्यादा बेटर होगा, एंड आर नॉन मोटाइल with the water current, पानी के बहाव, with the water current they travel the surface of stigma, so pollination occurs। दूसरा मेथड है द स्टिग्मा is submerged and much below, थोड़ा अंदर होता है, much below the water surface। Pollens have ribbon like tails but non motile, ये भी तैरते हैं, नहीं है मतलब मोटाइल नहीं होता, ये अपने से आगे नहीं बढ़ सकता। दे ट्रेवल बाय वाटर करंट and reach stigma to do pollination। ये दूसरा स्कीम है, यहां तक पूरा कीजिए। अब देखिए एक चीज, दो मेथड तो देख लिए,
एग्जाम्पल्स लेना होगा। तो पहला था क्या, सबमर्ज रहता है लेकिन डूबा हुआ रहता है लेकिन जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, और इसके एग्जाम्पल में है वेलिस्नारिया, हाइड्रिला, और इसके एग्जाम्पल में है जोस्टेरा, जिसे सी ग्रास भी कह रहे हैं। नोट कर चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हाइड्रोफिली वाले प्लांट्स के लिए, नोटेड बाई NB, यानी नोटेड बाई नंबर 1 इंफॉर्मेशन, द pollens of the hydrophily plants have mucilaginous covering to prevent it from wetting or to keep it dry। कहने का मतलब है म्यूसिलेज एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है ना। कुछ पॉलीसैकेराइड्स है जो कॉम्बिनेशन में स्लीपरी अपीयरेंस देते हैं, उसी को म्यूसिलेज कर रहे हैं, उस तरह का सरफेस होता है। तो होता क्या है, ऐसे पॉलेंस में उसका जो सरफेस होगा वो म्यूसिलेजिनस होगा, है ना, चिकना होगा, स्लिपरी होगा। ऐसा क्यों रखता है, इसलिए ताकि वो भीग नहीं सके, उसका पॉलन ग्रेन पूरी तरह से पानी में भीग नहीं जाए, है ना, सूखा रहे, या फिर कीप इट ड्राई, सूखा रखने या गीलापन से बचाने के लिए उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवर। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन है among all aquatic angiosperms merely 30 odd species are there for doing hydrophily। Rest either depend on air or insects for pollination। बाकी जो एक्वेटिक प्लांट्स है ना, या तो वो इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फ्लावर के पॉलिनेशन के लिए, या एयर पे डिपेंड करते हैं अपने फ्लावर के पॉलिनेशन। नोट कीजिए।